ओके प्यारे बच्चों, तो आप सबका स्वागत है हमारी ये 23-24 जुलाई को जो परीक्षा होने जा रही है आपकी रीट, उसके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज। और आज हम पढ़ेंगे। कल हमने 10 प्रश्न किए थे, ठीक है, और उसमें बहुत सी बातें हमने आपको बताई थी। आज है उसके बाद आगे देखें कितने कहां तक जाते हैं हम, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए 23-24 जुलाई की जो रीट है उसके लिए भी, उसके बाद पात्रता के लिए भी, सेकंड ग्रेड के लिए और फर्स्ट ग्रेड के लिए एज वेल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला ही है। ओके, चलिए हम बात कर रहे थे बुद्धि वाले टॉपिक की, तो अभी देखते हैं कौन से प्रश्न आते हैं सामने। देखिए आज का पहला प्रश्न, यह विश्वास कि बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है। सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता है। मेरे को जलोटा का नाम याद आता है, सामान्य मानसिक योग्यता। जोशी का नाम भी याद आता है। हो सकता है ऐसे प्रश्न इस बार आपको मिले, मजा आएगा आपको। यह विश्वास कि बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है? बिने का, स्पीयरमैन का, गार्डनर का या स्टर्नबर्ग का? बोलिए, अब क्या बोलेंगे आप, सामने नहीं हो। चलिए, इसका सही जवाब है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने। आपको याद है स्पीयरमैन ने तो बोला था कि साहब बुद्धि में दो तत्व होते हैं, जी और एस। बाद में उन्होंने 3 भी कर दिए, जी प्लस एस। गार्डनर ने तो मूलतः 7 बताए थे, फिर 8 हो गए और 9 भी हो गए साहब। अभी 9 वाली बात भी करेंगे हम, कुछ सवाल ऐसे आए हैं फर्स्ट ग्रेड में लिए आपके लिए। स्टर्नबर्ग ने तो ट्राइआर्किक त्रिचापीय सिद्धांत दिया, उसमें 3 विमाएं बताई हैं बुद्धि की। ओके, तो यहां पे जवाब है बिने। आपको याद है बिने ने बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत दिया है, मोनार्किक थ्योरी दी है। बिने बुद्धि के यूनिफैक्टर सिद्धांत की बात करते हैं ना। अल्फ्रेड बिने कहते हैं कि साहब बुद्धि तो एक ही तत्व है, उसको हम अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते। जिसमें बुद्धि है उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। 1908 में इन्होंने सिद्धांत दिया था बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत। और अल्फ्रेड बिने के साथ 3 नाम और भी याद रखने, स्टर्न, टर्मन और जॉनसन। साहब जिनमें बुद्धि होती है उनमें होती है। जैसे थॉर्नडाइक ने बोला ना कि साहब बुद्धि अमूर्त बुद्धि हो सकती है, किसी में यांत्रिक बुद्धि है, किसी में सामाजिक बुद्धि है। तो ये उस बात का विरोध करते हैं। अल्फ्रेड बिने कहते हैं कि साहब बुद्धि तो बुद्धि है, एक ही इकाई है बुद्धि, जिसमें है उसमें है, जिसमें नहीं है उसमें नहीं है। हम बुद्धि को अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते, क्योंकि बुद्धि अविभक्त है, अखंड है, अभाज्य है, इंटीग्रेटेड है। ये बोला था अल्फ्रेड बिने ने। और जॉनसन ने एक बात बोली थी कि न्यूटन अगर कविता करते तो एक शानदार कवि होते। इसका मतलब बुद्धि तो बुद्धि है, न्यूटन अगर कविता में आते तो यहां भी धमाल करते, कमाल करते हैं। ये बुद्धि का पुराना सिद्धांत माना जाता है, जिसमें बुद्धि को सामान्य मानसिक योग्यता एक बताया गया है। ये अल्फ्रेड बिने साहब का काम है। ओके, अल्फ्रेड बिने बुद्धि परीक्षण के जनक हैं, ये बात आप जानते हैं। अगला सवाल, आज का दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रक्रिया उन्मुखी, प्रोसेस ओरिएंटेड की श्रेणी में नहीं आता है? प्रोसेस ओरिएंटेड, प्रोसेसिंग ओरिएंटेड, प्रोसेस ओरिएंटेशन। ओके, तो याद रखना एक बात, पहले ऑप्शन देख लो, स्पीयरमैन का सिद्धांत, केटल एवं हारन का सिद्धांत, स्टर्नबर्ग का सिद्धांत और जेनसन का सिद्धांत। ओके, एक बात मैं आपको बता दूं, बुद्धि के सिद्धांतों को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो वो सिद्धांत जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात करते हैं, वो सिद्धांत जो संज्ञानात्मक क्षमताओं की बात करते हैं, वो सिद्धांत जिसमें इनपुट आउटपुट सेम नहीं होता। वो कहते हैं कि मेंटल लेवल पे कुछ होता है बस प्रोसेस, उसके बाद सॉल्यूशन होता है। तो उसमें जेनसन का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, जेनसन यहां भी है, ठीक है। स्टर्नबर्ग तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के प्रतिनिधि सिद्धांत के बहुत बड़े वाहक माने जाते हैं। केटल एम हॉर्न का सिद्धांत भी ऐसा सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि आपको पता है ना केटल ने जी में वो चीजें बताई हैं कि साहब अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था लंबवत वृद्धि होती है, ठीक है, संज्ञानात्मक क्षमताएं। लेकिन स्पीयरमैन का सिद्धांत इसका आंसर आएगा। और क्यों आएगा, एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहां पे आपको बता दूं। एक्चुअली पहला बुद्धि के सिद्धांतों का एक प्रकार है प्रोसेस ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जिसमें दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करे और संज्ञानात्मक क्षमताओं से रिलेटेड चीजें होती है। लेकिन एक और भी बुद्धि का दूसरा विभाजन है बुद्धि के सिद्धांतों का, जिसमें एक स्टैटिस्टिक्स की एक मेथड को यूज किया जाता है। और वो मेथड है दरअसल फैक्टर एनालिसिस मेथड। क्या है उसका नाम? फैक्टर एनालिसिस मेथड। फैक्टर एनालिसिस, याद रखना, फैक्टर एनालिसिस मेथड। फैक्टर एनालिसिस विधि है एक, जिसको बोलते हैं कारक विश्लेषण विधि। क्या बोलते हैं? कारक विश्लेषण विधि। और हम आपको बता दें, कारक विश्लेषण विधि को सबसे पहले जिन्होंने काम में लिया था 1904 में, वो थे स्पीयरमैन। और कारक विश्लेषण विधि क्या होती है? जहां बहुत से तत्व होते हैं ना, तो उनको कुछ सीमित करके कुछ बिंदुओं में बांटा जाता है। तो स्पीयरमैन ने 2 बिंदु बता दिए, एक तो जी और दूसरा एस। तो 2 फैक्टर हो गए ना, यहां पे
G और S। तो ये फैक्टर एनालिसिस है, फैक्टर वैसे भी नाम आता है। स्पीयरमैन के सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? टू फैक्टर थ्योरी बोलते हैं ना। तो स्पीयरमैन पहले इंसान है जिन्होंने फैक्टर एनालिसिस मेथड को अपने सिद्धांतों में शामिल किया। स्पीयरमैन का सिद्धांत ले लो, गिलफोर्ड का सिद्धांत ले लो, थर्स्टन का सिद्धांत ले लो, ये तमाम सिद्धांत बुद्धि के फैक्टर एनालिसिस मेथड को फॉलो करते हैं। गार्डनर का सिद्धांत ले लें तो फैक्टर्स की बात करते हैं ना, फैक्टर्स। और बाकी जो सिद्धांत है मेनली 4-5 नाम याद रखेंगे। केटल हॉर्न का सिद्धांत, स्टर्नबर्ग का सिद्धांत, जेनसन का सिद्धांत, एक बुद्धि का पास मॉडल, ये सारे के सारे दिमाग को कंप्यूटर की तरह प्रोसेसिंग वाली बात पे फोकस करते हैं, इसलिए ये सारे के सारे प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांतों में आते हैं। और स्पीयरमैन, गार्डनर, गिलफोर्ड, थर्स्टन, इनके सिद्धांत फैक्टर एनालिसिस मेथड्स में आते हैं। एक बहुत शानदार बात हमने आपको बताई है, उम्मीद करता हूं कि काम आएगी परीक्षा में। नेक्स्ट, आज का तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से क्या थर्स्टन के समूह तत्व का एक तत्व नहीं है? शाब्दिक योग्यता, शब्द प्रवाह की योग्यता, तार्किक योग्यता या प्रतीकात्मक योग्यता? तो देखो, पहले तो ध्यान रखें आप, थर्स्टन ने दिया था ग्रुप फैक्टर। क्या दिया था? ग्रुप फैक्टर। और थर्स्टन ने 1938 में एक बुक लिखी थी साहब, जिसका नाम था प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। बुक का नाम क्या था? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। तो पहली बात तो ध्यान रखना, थर्स्टन बुद्धि की इकाइयों को प्राथमिक मानसिक योग्यताएं नाम देते हैं ना, और इनके बुक का जो नाम है वही है। और इसका अब्रिविएशन आप करें तो PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। PMAs, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि साहब PMAs किसने दी? जवाब आएगा थर्स्टन ने। PMAs किसने दी? थर्स्टन ने दी। PMA क्या है? PMA बुद्धि की इकाइयों को थर्स्टन ने नाम दिया है, और इसी नाम पे उन्होंने बुक लिखी थी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। बात ध्यान में रहेगी। दूसरी बात, थर्स्टन ने मेनली 7 बताई है, 9 भी ध्यान रखना है आपको और 7 भी ध्यान रखना है। 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई हैं, जो इंग्लिश के 7 अल्फाबेट लेटर से हम याद रख सकते हैं। M है, N है, फिर O नहीं है, P है, Q नहीं है, R है, उसके बाद S है, फिर T नहीं है, U नहीं है, V है और W है। ये 7 एबिलिटीज हैं। बता चुका हूं मैं। M से बनेगा मेमोरी, M से क्या बनेगा? मेमोरी, स्मृति योग्यता। N से बनेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, संख्यात्मक योग्यता। P से बनेगा परसेप्चुअल एबिलिटीज, प्रत्यक्षीकरण की योग्यताएं। R से बनेगा रीजनिंग, तार्किक योग्यताएं। S स्पेशियल एबिलिटीज, स्थानिक योग्यताएं, देशिक योग्यताएं। V से वर्बल एबिलिटीज, शाब्दिक योग्यताएं, वाचिक योग्यताएं। W से वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटीज, यानी शब्द प्रवाह की योग्यताएं। तो 7 PMAs हैं। कितनी? 7 PMAs याद रखना। किसने दी? थर्स्टन ने दी। पर अगर ऐसा कहीं हो जाए कि 9 वाली बात आ जाए, 7 ऑप्शन 7 आए तो 7 ही करना है, 7 ऑप्शन में नहीं आए तो ध्यान रखना है। फिर यहां पे उन्होंने क्या किया? रीजनिंग वाला जो है इसको हटाया है, और इसकी जगह 3 चीजें बताई है। एक तो इंडक्टिव, एक डिडक्टिव और एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो 1 2 3 हो गई ना, तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 10। लेकिन एक R घट भी तो गया, तो फिर 9 हो सकती है। तो याद रखना, ऑप्शंस में 7 अगर नहीं आए, 9 आ जाए तो हमको 9 करना है, ठीक है ना। आगमनात्मक, निगमनात्मक और समस्या समाधान रीजनिंग के स्थान पे। ओके, अब देखो वो सवाल, थर्स्टन के समूह तत्व का कौन सा तत्व नहीं है? शाब्दिक योग्यता। शाब्दिक योग्यता आपको याद है, V। शब्द प्रवाह, W। तार्किक योग्यता, रीजनिंग। प्रतीकात्मक योग्यता, ये नहीं है साहब, प्रतीकात्मक योग्यता इसका आंसर होगा सवाल नंबर 14, आज का चौथा सवाल। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण बुद्धि के किस तत्व का मापन करता है? ऑप्शन 1 विशिष्ट तत्व का, ऑप्शन 2 सामान्य तत्व का, ऑप्शन 3 क्रियात्मक तत्व का, ऑप्शन 4 विशिष्ट व क्रियात्मक बुद्धि तत्व दोनों का। तो याद रखना, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो 1936-1938 इसमें बनाया था जेसी रेवंस ने। किसने बनाया था? जेसी रेवंस ने बनाया था। और ये संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण या संस्कृति स्वच्छ बुद्धि परीक्षण का एक एग्जांपल है, क्योंकि इसमें भाषा नहीं है, इसमें तो मैट्रिक्स है साहब। मैट्रिक्स कभी आपने देखी? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इन्होंने ये परीक्षण बनाया था साहब, फिर तीसरे में 3 क्रॉस है इधर, और इधर क्वेश्चन मार्क था, पूछा गया था कौन सा आंसर आएगा। तो इसमें कोई भाषा नहीं है, नहीं है ना।
तो यहां ध्यान रखेंगे, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण को हम शॉर्ट में आरपीएम बोलते हैं, आरपीएम, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। और इसकी खास बात यह बिना भाषा का है, इसलिए संस्कृति स्वच्छ बुद्धि परीक्षण है। तो इसमें किसका मापन होता है? तो देखो ये जो चीजें हैं, ये क्या है? ये कभी आपने मेंटल एबिलिटी में, रीजनिंग में देखा ना, तो इसमें वही तो, इन्हीं का तो मापन किया जाता है कि सब बेसिक फ्लूइड इंटेलिजेंस वाली कौन सी चीज हम में है, तर्क कैसे करते हैं, चिंतन कैसे करते हैं, समस्या समाधान कैसे करते हैं, मेमोरी कैसी है, यही तो है। तो वो सामान्य तत्व होगा। तो इसमें सामान्य तत्व का देखो, भाषा विशिष्ट में आई जाएगी, ठीक है ना, जो सीखा है भाषा को वो विशिष्ट हो गया। तो ये सामान्य तत्व है साहब। हर किसी में मेमोरी तो होती है, हर किसी में तर्क तो होता है ना, तो उसी का परीक्षण करते हैं। खास बात इसको बोलेंगे शॉर्ट में आरपीएम। खास बात ये होता है संस्कृति स्वच्छ बुद्धि परीक्षण। खास बात और बहुत खास बात, रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट 1936 में बना, 38 में पहला रिवीजन आया। उसके बाद ध्यान रखना, इन्होंने बच्चों के लिए भी एक स्केल अलग से बनाई, और बच्चों वाली स्केल में उन्होंने कलर्स दिए, कलर। तो वो कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस के नाम से प्रसिद्ध है, सीपीएम। और फिर बड़े लोगों के लिए उन्होंने बनाया, और बड़े लोगों के लिए नाम दे दिया स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। तो याद रखना, परीक्षा में ऐसा भी हो सकता है, हुआ है, सीपीएम और एसपीएम आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। सीपीएम दरअसल बच्चों के लिए है, जिसमें कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है। एसपीएम बड़ों के लिए है, जो स्टैंडर्डाइज्ड या स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस की बात करता है। तो रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस इस तरह से हल करना है। नेक्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं। यस, फ्रेम्स ऑफ माइंड, रिफ्रेम्ड इंटेलिजेंस। उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? उनके होना चाहिए था, उनके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, प्रकृतिवादी कौशल, व्यवहारिक बुद्धि। ये सारे फर्स्ट ग्रेड के प्रश्न है, सेकंड ग्रेड में आए हुए प्रश्न है, सीटेट में आए हुए प्रश्न है। आप सोच सकते हैं, महत्वपूर्ण तो है ही। अब इसमें ये इतना आसान हो जाएगा जिसने हार्वर्ड गार्डनर हमसे पढ़ा होगा, या कहीं और से भी पढ़ा होगा, खुद से पढ़ा होगा। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बेसिकली मूलतः 7 प्रकार बताए थे 1983 में, जब उनकी बुक आई थी फ्रेम्स ऑफ माइंड द मल्टीपल इंटेलिजेंस। 7 प्रकार बताए थे। फिर 8वां प्राकृतिक बुद्धि जोड़ दिया था उन्होंने रिफ्रेम्ड इंटेलिजेंस में, और 9वां अस्तित्ववादी बुद्धि भी उन्होंने जोड़ दिया है। एनसीईआरटी में 8 ही है, याद रखना, एनसीईआरटी में 8 ही है। लेकिन चूंकि परीक्षाओं में आ चुका है 9 भी, इसलिए हम 9 के साथ भी जा सकते हैं। 9वां बुद्धि का फ्रेम वो है जो द बिग क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आत्मा है कि नहीं, पुनर्जन्म है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, और ऐसी बात करने वाले होते हैं फिलोसोफर, अस्तित्ववादी। 9वां प्रकार बताया इन्होंने, क्या बताया? 9वां बताया एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। एग्जिस्टेंशियल यानी वो अस्तित्व की बात करेंगे, और एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस जिनमें होगी वो होते हैं फिलोसोफर। वो कौन होते हैं? फिलोसोफर। फिलोसोफर को हिंदी में बोलते हैं दार्शनिक। तो 9वां भी ध्यान रखोगे। ओके, तो यहां देखो, विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि। सही जवाब हो गया प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। कौन सी? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जिसके एग्जांपल्स में आर्मस्ट्रांग ने एग्जांपल बताया ना, किसान, शिकारी, पर्यटक, इनमें प्रकृति वाली बुद्धि होती है। भूगोलवेत्ता, वनस्पति विज्ञानी, जियोलॉजिस्ट, जेमोलॉजिस्ट, ये प्रकृतिवादी बुद्धि के लोग होते हैं। तो ये 8वां प्रकार बताया था हार्वर्ड गार्डनर ने। अब बाकी 3 देखिए आप, विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक सृजनात्मक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। ये तीनों किसने बताए थे? ट्राइआर्किक में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बताए थे, जिनकी बुक का नाम है बियॉन्ड आईक्यू। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? कौन सी बुद्धि परीक्षणों का उपयोग करें तो हमको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है? पहला है आईक्यू स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना। समझना प्रश्न। आईक्यू स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना। दूसरा है बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है। तीसरा, क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में आईक्यू परीक्षणों उपयोग न करना। चौथा है एक समग्र आईक्यू स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। तो भाषा में उलझा देते हैं ऐसे प्रश्न, ध्यान रखना है आपको। एक तो हम आपको क्लू बताते हैं, उसके आधार पे भी आप कुछ प्रश्नों के आंसर तक जा सकते हो। 3 एक जैसे होते हैं, एक अलग होता है, ठीक है। दूसरा, शब्दों का खेल है साहब, शब्दों को समझना होगा साहब, तभी तो हम बीट कर पाएंगे औरों को, तभी तो हमारे बच्चे, आप जैसे बच्चे टॉपर्स बनेंगे। ओके, तो देखो, पहली बात देखिए कि आईक्यू स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना। हम चाहें तो एक एक बात का विश्लेषण कर सकते हैं, लंबे समय तक करेंगे नहीं। रूढ़िवादी मतलब आज तक ऐसा ही सोचते आए हैं हम
अनुचित मतलब वो गलत है। क्या गलत है कि किसी ने साहब आईक्यू स्कोर, किसी ने कोई टेस्ट लिया और उसमें उसके अच्छे नंबर आए तो वो अच्छा है, उसकी बुद्धि अच्छी है, खराब नंबर आए तो गलत है वो। इसका मतलब जिनका आईक्यू लेवल नीचे गया उनको हम खराब नहीं कह सकते, उनको बेकार नहीं कह सकते, लेकिन आज तक ऐसा होता है, इसलिए रूढ़िवादी बात है। तो कहीं आईक्यू के आधार पे हम इस बात का ध्यान रखें या नहीं रखें कि साहब आईक्यू के आधार पे हम बच्चे को उच्च बुद्धि और निम्न बुद्धि वाला लेबल लगा दें, क्या ये ठीक है? ठीक नहीं है, इसलिए सावधानी तो रखनी पड़ेगी। ओके। दूसरी, समग्र आईक्यू स्कोर की सार्थक व्याख्या में सावधान रहना। बिल्कुल, हम आईक्यू तो हमने ले लिया, केवल टेस्ट लेने से ही थोड़ी हुआ, पर वास्तव में इसकी व्याख्या क्या है, इसकी व्याख्या क्या है, वो तो हमको सही तरीके से करनी है, ध्यान रखना है। क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषता, आईक्यू को हम एकमात्र बुद्धि की विशेषता मान लें, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है। बुद्धि में आईक्यू के अलावा और भी बहुत कुछ है, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, पता है ना आपको। ओके। इसी तरह से बी है, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है। यस, ये बी इसका आंसर राइट होगा। क्यों होगा? एक तो देखो, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है, मतलब हम सामने वाला जो बच्चा है उसका आईक्यू टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हम कहते हैं कि साहब साधारण सी बातचीत हुई, उससे परिचय हुआ, तो एक तरीके से साधारण सा काम है ये, उससे बातचीत हुई है बस। हम उसके बारे में निष्कर्ष नहीं दे सकते कि उसमें बुद्धि कम है कि बुद्धि ज्यादा है, क्योंकि हमने केवल उसका एक छोटा सा परिचय मात्र लिया है। तो कितनी अच्छी बात है। ओके, तो बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, बाकी सावधानियां हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बाकी सब में क्या है कि बाकी सब में नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। यहां हो सकता है बच्चे को हम लेबल लगा दें, यहां हो सकता है हम पूरा सार्थक बात नहीं करें तो अर्थ का अनर्थ कर दें, और यहां भी हम एकमात्र मान लेते हैं। लेकिन ये वाली बात परफेक्ट है, सही है कि बच्चे और जो टेस्ट ले रहे हैं गुरुजी, उनकी भी एक सामान्य बातचीत है साहब, तभी तो बात शुरू हुई है, आगे तक जाएगी, लेट तक जाएगी, तब कोई निष्कर्ष देंगे। अभी हम ये नहीं कह सकते कि साहब ये आईक्यू में कमजोर है तो फिर बौद्धिक रूप से कमजोर है। बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से आपको। 17th, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है उत्कृष्ट, औसत से कम, औसत या प्रतिभावान। तो बिल्कुल सिंपल है, किसी का भी नाम दो, कोई भी उम्र दे, दोनों एक ही है, एमए भी वही है और सीए भी वही है, गुणा 100 करेंगे तो आईक्यू भी आएगी 100 आएगी ना, दोनों कट गए, 100 बच गया। तो 100 आईक्यू क्या है? 90 से 100 के बीच में औसत है, इसलिए इसका आंसर हो गया औसत। अच्छा, कई बार एक सवाल आता है, एक छठी क्लास के बच्चे की औसत उम्र कितनी होगी, बच्चे मेरे से पूछते थे। तो औसत तो 90 से 110 होगी, चाहे कोई सी क्लास दे दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो 100 नेक्स्ट, निम्न दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुने। 70 से 90, 30 से 50, 50 से 70, 50 से नीचे रीट में आया था। और यहां मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे बच्चे तो शायद इसको जानते होंगे कि हमारी बुक में भी है कि सब एपीए ने एक और कैटेगरी करी है, जैसे एसबी टेस्ट में हमने बात करी, जिसको शामिल किया गया था। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड तो है, उनकी आईक्यू भी हमने आपको बताई है, लेकिन साथ में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड जो थे वो दरअसल थे मनोवैज्ञानिक आधार पर मंद बुद्धि बालकों के विभाजन। मनोवैज्ञानिक आधार पर मंद बुद्धि बालकों के विभाजन के 4 कैटेगरी हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। और शैक्षिक दृष्टिकोण से ध्यान देंगे, शैक्षिक दृष्टिकोण से मंद बुद्धि बालकों के, ये सारे मंद बुद्धि बालकों की बात होगी, ध्यान रखना। और यहां यही गलती हुई थी, शैक्षिक दृष्टिकोण से मंद बुद्धि बालकों के, मंद बुद्धि बालक कौन है? बिलो 70 है, या उस टेबल में जाएंगे टर्मन, मेरिल, वेस्लर वाली, तो 80 से 90 भी हो सकता है। तो मंद बुद्धि बालकों के 3 वर्ग किए शैक्षिक दृष्टिकोण से, और 3 वर्ग कौन से हैं? पहला है एडुकेबल, एडुकेबल, दूसरा है ट्रेनेबल, दूसरा कौन सा है? ट्रेनेबल, और तीसरा है कस्टडियन, कस्टडियन। एडुकेबल है शिक्षण योग्य, क्या है? शिक्षण योग्य। ट्रेनेबल है प्रशिक्षण योग्य, प्रशिक्षण योग्य, और नीचे वाले हैं संरक्षण योग्य, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, कस्टडियन में दोनों आ जाएंगे, सीवियर प्लस प्रोफाउंड, ठीक है, और दोनों को मिलाएं तो इनकी बुद्धि लब्धि कहां जाएगी? 0 से 35 तक आ जाएगी साहब, ये होंगे। दूसरे ट्रेनेबल वो होंगे, ध्यान रखना, जिनको माइल्ड मॉडरेट, जिनको हम मॉडरेट बोलेंगे, और इनकी बुद्धि लब्धि आ जाएगी 35 से 50। और तीसरे एडुकेबल वो हैं
जिनको माइल्ड बोलते हैं, ये माइल्ड हैं साहब, ये माइल्ड हैं, बीच वाले मॉडरेट हैं, ध्यान रखना। और इनकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी 50 से 70। क्या हो जाएगी? 50 से 70। लिहाजा सी राइट आंसर आएगा, सी 50 से 70। पर सब तर्क कैसे कैसे होते हैं पता ना आपको, मैं देखता हूं परीक्षा में, और हम लोगों ने बहुत से प्रश्न डिलीट करवाए हैं, क्योंकि वो जो जजेस वगैरह होते हैं वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते, हर सब्जेक्ट में इतना डीपली नहीं जानते, इसलिए उनको लॉजिकली कोई बात समझ में आती है तो वो कर देते हैं, बोनस भी देते हैं, डिलीट भी कर देते हैं। और पता है आपको, पेपर बनाने वाले भी गलत आंसर मान लेते हैं। तो तर्क दिया गया है कि साहब, जैसे आपने पता है एक ऐसा प्रश्न आता है, मैंने दिया भी इसमें, कि साहब अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसके लिए बनाया जाता है? तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसके लिए बनाया जाता है? बोलिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए कि अनपढ़ लोगों के लिए? तो जवाब है अनपढ़ लोगों के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है? अनपढ़ लोगों के लिए बनाया जाता है। अब ऐसा सवाल कोई आए, थैंक यू बेटा, थैंक यू, नाइस, मेरे को बहुत जरूरत थी यार, बहुत जरूरत थी मिंटू, शुक्रिया। अब अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जिनमें भाषा नहीं होती वो किसके लिए बनाया जाता है? तो सीधी सी बात है यार, सिंपल, आर्मी बीटा क्यों बनाया गया? इसलिए कि जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी उनके लिए बनाया गया, जिनको निरक्षर थे उनके लिए बनाया गया। तो अनपढ़ बच्चों के लिए तो बनाएंगे, अनपढ़ लोगों के लिए तो बनाएंगे, अशाब्दिक बनाएंगे ना। लेकिन अब आप तर्क अपना फंसाते हो उसमें कि साहब अशाब्दिक परीक्षण होता है वो अनपढ़ के लिए होता है, ओके, शाब्दिक पढ़े लिखे के लिए होता है, ओके। लेकिन क्या पढ़े लिखे लोग अशाब्दिक परीक्षण नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। तो वहां पे क्या होता है, दोनों के लिए आंसर भी करके आते हैं और फिर कोर्ट में भी उसको डिलीट करवाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, वास्तव में इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक तो यही है कि सब अशाब्दिक परीक्षण तो अनपढ़ व्यक्तियों के लिए तो बनाया गया था, अब पढ़े लिखे भी उसको दे सकते हैं। सेम वही वाली बात यहां पे आई कि 50 से 70 वाले जो हैं माइल्ड हैं वो शिक्षण योग्य हैं, बाकी तो शिक्षण योग्य नहीं है। इससे नीचे वाले तो प्रशिक्षण योग्य हैं, इससे नीचे वाले तो क्या है, ये प्रशिक्षण योग्य हैं 35 से 50 वाले, और इनको तो संरक्षण चाहिए, इनको तो सहारा चाहिए, तब अपने आप उठ बैठ ही नहीं सकते। तो सवाल ये था कि शिक्षण योग्य कौन से हैं? ये शिक्षणीय वर्ग जो उन्होंने लिया वो एडुकेबल ये था, और इसका ये आंसर था। लेकिन लोगों ने कहा कि साहब अच्छा, आप कहते हो कि साहब 35-50 तक वालों को नहीं पढ़ा सकते, ओके हमने मान लिया, लेकिन 50 से ऊपर वालों को तो पढ़ा सकते हो, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। तो 50 से ऊपर ये हो रहा गया साहब, तो बोले कि साहब ये करो तो ये भी करो, क्या 70 से 90 वाले नहीं पढ़ सकते? तो न्यायालय ने मान लिया साहब पढ़ सकते हैं, या उस इदारे ने मान लिया जिसने परीक्षा ली पढ़ सकते हैं, तो दोनों उत्तर माने गए। लेकिन वास्तव में उत्तर तो यही है, क्योंकि बात तो यहां से निकली है, जिसके रूट को हमको समझना है। ये तब होता है जब साइकोलॉजी का नॉलेज नहीं होता, तो फिर क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो आप, तो फिर हम ऐसे तर्क भी देते हैं और साहब पढ़ते भी हैं, और आप भी पढ़ते हो, आपकी क्या गलती है? आपको पढ़ाने वाले भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो नॉलेज नहीं रखते, हम उनको फॉलो करते हैं। मेरे पास बहुत से बच्चे, बहुत से। अच्छा एक और बता दूं, अब आप ज्यादा उस चक्कर में नहीं पढ़ना कि साहब ग्रुप पे सवाल चल रहे हैं, जवाब चल रहे हैं, उनके चक्कर में पढ़ना नहीं है। अभी लिमिटेड टाइम है, उसका मैक्सिमम यूज करना है, और पात्रता परीक्षा पास करते ही साइकोलॉजी ऐप पे आ जाना हमारे पास, हम आपका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, रीट के लिए एज वेल, पीटीआई और बाकी चीजों के लिए तो है ही। खैर चलिए, तो 18 का प्रश्न हो गया। अब 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक शाब्दी बुद्धि परीक्षण है? बहुत प्यारा सा सवाल लिया मैंने, क्योंकि आपको बहुत सी बातें इसमें मैं बताऊंगा। मैं चाय भी पी लेता हूं, आप जवाब दीजिए। कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? अशाब्दिक। ऑप्शन नंबर 1 आर्मी बीटा टेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 एस जलोटा का बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन नंबर 3 एमसी जोशी का बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन नंबर 4 भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण। परीक्षा में आए, इसको सही करके लेक्चर बन गए, गलत हुआ तो रह गए, लेकिन डीपली कोई नहीं गया, ना पढ़ाने वाले ना पढ़ने वाले, पर हम जाएंगे आपके साथ। चलिए साहब, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सामूहिक एक शब्द है, अशाब्दिक एक शब्द है, गनीमत है कि तीसरा शब्द नहीं है, गति भी एक शब्द आता है, गति परीक्षण। ओके, क्या होता है? तो देखो, आर्मी बीटा टेस्ट, ये तो कॉमन सी बात है, हम सब जानते हैं। आर्मी अल्फा टेस्ट 1917 में बना था, और आर्मी अल्फा टेस्ट सामूहिक बुद्धि परीक्षण का पहला एग्जाम्पल था, आर्थर एस ओटिस ने बनाया था, इनके एक दोस्त और है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण आर्मी अल्फा टेस्ट 1917 में बना था, पहला विश्व युद्ध जब चल रहा था, अमेरिका में सेना में भर्ती के लिए बनाया गया था। तो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण था, वो क्या था
शाब्दिक परीक्षण था उसका नाम था आर्मी अल्फा टेस्ट। क्या नाम था? अल्फा टेस्ट। लेकिन फिर तुरंत वही प्रॉब्लम आई कि साहब बहुत से ऐसे लोग हैं वैसे जो भर्ती कर सकते हैं उनको हम, लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती, वो यूएस बोर्न नहीं थे, वो बाहर के कहीं के थे, तो वो भी तो भर्ती होना चाहते हैं। जैसे आपको पता है ना बोथ सर डच उस लड़के की कहानी, तो वो बाहर के लोग हैं, उनको अंग्रेजी नहीं आती, उनके लिए क्या करें? तो उनके लिए बनाया गया आर्मी बीटा टेस्ट। तो याद रखना आर्मी बीटा टेस्ट अशाब्दिक है। क्या है? अशाब्दिक और सामूहिक भी है। ये 1919 में बना था। कब बना था? 1919 में बना था। और इसमें निरक्षर या फिर अंग्रेजी नहीं जानने वाले, इसका मतलब अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो उनके लिए वो निरक्षर के बराबर ही है, तो उनके लिए आर्मी बीटा टेस्ट बना था। बाकी तीन जो हैं उनमें कोई व्यक्तिगत है कोई सामूहिक है, ध्यान रखना। लेकिन ये सामूहिक और अशाब्दिक दोनों शर्तों को पूरा नहीं करते, दोनों शर्तों को केवल यही पूरा करता है। इसकी जगह आर्मी अल्फा होता तो बोलिए सामूहिक था कि नहीं? बिल्कुल सामूहिक तो वो भी था, पर वो अशाब्दिक नहीं था, वो शाब्दिक था। इसलिए ये प्रश्न बहुत सोच समझ के दिया है बनाने वाले ने, बहुत अच्छा प्रश्न दिया है। मैं बताता हूं आपको। पहले मैं आपको देखो, एस जलोटा और जोशी, एमसी जोशी, इन दोनों का जो परीक्षण है परीक्षा में आ चुका है इस नाम से कि इन्होंने बुद्धि परीक्षण को मानसिक योग्यता परीक्षण बोला है। तो मानसिक योग्यता परीक्षण नाम आए तो आपको बोलना है कि मानसिक योग्यता परीक्षण की बात करने वाले दो लोग हैं। एक तो जलोटा साहब हैं, 1960 में बनाया था। एक जोशी साहब हैं, जोशी साहब समकालीन हैं। तो जोशी और जलोटा ने मानसिक योग्यता की बात करी है। लेकिन खास बात क्या है मैं आपको बता दूं, जलोटा का जो बुद्धि परीक्षण है उसमें 100 पद हैं। कितने पद हैं? 100 आइटम्स हैं। और ये शाब्दिक है। ये क्या है? शाब्दिक। याद रखना जलोटा वाला शाब्दिक है। 100 प्रश्न है और इसमें 20 मिनट का समय है। और खास बात, जलोटा वाला जो परीक्षण है उसमें चूंकि 20 मिनट का समय है इसलिए उसको गति परीक्षण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गति परीक्षण। तो जलोटा वाला परीक्षण है गति परीक्षण, शाब्दिक। गति क्यों? जहां समय दे देना, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा समझ में आ जाएगा गति क्या होता है, तो वहां पे ये हो जाएगा। सेम ऐसे ही एमसी जोशी का भी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। लेकिन हमको भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण जरूर पढ़ना है क्योंकि इसमें से सवाल जरूर आता है। जलोटा और भाटिया दोनों की एक कॉमन बात है, वो ये है कि जलोटा और भाटिया दोनों के परीक्षण ही 11 से 16 वर्ष के लिए बच्चों के लिए है। 11 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए इनका स्टैंडर्डाइजेशन है, इनका मानकीकरण है। 11 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो चाहे जलोटा पूछ लें या फिर भाटिया पूछ लें, 11 से 16 वर्ष याद रखेंगे। और खास बात क्या है, वो भाटिया बुद्धि परीक्षण बैटरी। ध्यान दें, मेरे कुछ पुराने बच्चे जो उत्कर्ष में मेरे अभी भी वीडियो चल रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, इसलिए मैं आपको बोलता हूं साइकोलॉजी पे आना था आपको। तो भाटिया बुद्धि परीक्षण पुराने रिकॉर्डेड है, चीजें अपडेट होती रहती हैं, ठीक है ना। एक्चुअली भाटिया बुद्धि परीक्षण बना था 1955 में। कब बना था? 1955 में। और इसको बनाने वाले थे चंद्रमोहन भाटिया, सीएम भाटिया। खास बात पहली सुन लें, पहली खास बात, इसको बोलते हैं भाटिया बुद्धि परीक्षण बैटरी। क्या बोलते हैं? बैटरी। और याद रखना बैटरी शब्द जहां भी आए हमको समझना है कि जिसमें बहुत से परीक्षणों को मिला के एक परीक्षण बनाया जाए उसको बोलते हैं बैटरी। बैटरी किसको बोलते हैं? चश्मे को नहीं बोलते, बैटरी टॉर्च को नहीं बोलते यहां पे, बल्कि बैटरी बहुत से बुद्धि परीक्षणों को मिला के एक परीक्षण बनाए उसको बोलते हैं। तो बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण भाटिया बुद्धि परीक्षण है जिसमें उन्होंने कुछ विदेशी परीक्षणों को लिया और कुछ खुद के परीक्षण बनाए। और इसमें मेनली उन्होंने 5 परीक्षण शामिल किए हैं। कितने? 5 परीक्षण शामिल किए हैं साहब। पहला परीक्षण है ब्लॉक डिजाइन, जो कोह ने बनाया था, एससी कोह ने बनाया था। तो कोह का ब्लॉक डिजाइन लिया इन्होंने, कोह का ब्लॉक डिजाइन लिया। दूसरा अलेक्जेंडर का पास अलोंग लिया, अलेक्जेंडर का पास अलोंग लिया, पास अलोंग, अलेक्जेंडर का पास अलोंग। और तीसरा इन्होंने लिया आपका पैटर्न ड्राइंग, पैटर्न ड्राइंग कह सकते हैं या फिर आप इसको चित्र रचना परीक्षण भी कह सकते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक डिजाइन कोने बनाया, अलेक्जेंडर पास अलोंग अलेक्जेंडर ने बनाया, और पैटर्न ड्राइंग। इन तीनों में समय दिया उन्होंने, इन तीनों में क्या दिया? समय दिया। क्या समय दिया? जैसे को ब्लॉक डिजाइन में इन्होंने 10, वैसे मेनली जो कोह ने बनाया था उसमें 17 थे, लेकिन उन्होंने उसमें से 10 डिजाइन ली, 10 कार्ड लिए। उसमें पहले जो 5 कार्ड है, यानी ब्लॉक्स बनाने कार्ड पे जो
चित्र बने ना उनको देख के वैसा का वैसा ब्लॉक बनाना है, गुटके रखे हैं पास में, उन गुटकों को सजा के जो डिजाइन दे रखी है ना वैसी बनानी है। तो पहले जो 5 हैं उनमें 2 मिनट का समय अधिकतम, और अंतिम जो 5 हैं उनमें 3 मिनट का समय अधिकतम दिया जाता है। तो इसका मतलब टाइम बाउंड कर दिया ना, 10 कार्ड हैं, 10 ब्लॉक्स बनाने हैं और समय इतना है, पहले 5 में 2 मिनट, अंतिम 5 में 3 मिनट। वैसे पास अलोंग क्या होता है, पास अलोंग अलेक्जेंडर ने बनाया था। पास अलोंग में क्या होता है, सेम वही गुटके होते हैं, तो इसमें गुटकों को उठा नहीं सकते, उठते नहीं है वो, बल्कि खिसका सकते हो आप, जगह बदल सकते हैं उनकी। जैसे कभी आपने देखा है ऐसा मूवी में, ऐसा आता है एक ब्लॉक सा, हरे रंग के, पीले रंग के, लाल रंग के, हरे हरे एक तरफ लाल, फिर प्रॉब्लम को सोल्व करो, कुछ इधर हरे आ गए, येलो आ गए, रेड आ गए, तो ऐसे घुमा के एक तरफ रेड, कुछ लोग है ना जीनियस 1 मिनट में कर देते हैं। तो वो पास अलोंग है, पास अलोंग, उसमें भी कार्ड्स हैं, ठीक है ना। तो वही है इसमें नंबर 2 पैटर्न ड्राइंग। पैटर्न ड्राइंग क्या होता है नंबर 3, पैटर्न ड्राइंग में ऐसा परीक्षण है जिसमें आपको कोई आकृति बनानी है लेकिन आप पेंसिल नहीं उठा सकते। जैसे हम बच्चे थे तो खेलते, पता नहीं आपने बनाया कि नहीं बनाया। एक पैटर्न ड्राइंग का एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पता है इस तरह से स्टार बनाते थे, तो इसमें पेन उठाया ही नहीं हमने। तो ऐसी कुछ आकृतियां हैं, इनमें भी कुछ कार्ड्स हैं, ठीक है ना। तो पहले इसमें 8 कार्ड्स हैं, पहले जो 4 कार्ड हैं उनमें 2 मिनट का समय मिलेगा और अंतिम 4 कार्ड में 3 मिनट का समय मिलेगा। तो इस तरह से इन तीनों में क्या है, टाइम है, टाइम है तो गति है, गति गति गति। और इसके अलावा 3 मैंने बता दिए। चौथा है चित्र बनाना, ठीक है, चित्र रचना। और चित्र रचना में क्या होता है, चित्रों के टुकड़े दे रखे हैं, उनको मिला के बनाना है, उसमें टाइम नहीं है। और 5वां इन्होंने बोला तात्कालिक स्मृति, तात्कालिक स्मृति परीक्षण, ठीक है, तात्कालिक स्मृति परीक्षण। तात्कालिक स्मृति परीक्षण क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे सामने बैठे हैं, आपकी मेमोरी टेस्ट कर रहा हूं मैं, तो मैंने कुछ भी बोला, मैंने कहा ओके सब लोग सुने, मैं 50 शब्द बोल रहा हूं, तो मैंने 50 शब्द बोल दिए। अब चूंकि इसमें अशाब्दिक है, ठीक है ना, अशाब्दिक, इसलिए इसको भी हम ध्वनि के साथ लेते हैं, हालांकि रिटर्न भी हो सकता है। मैंने 50 शब्द बोल दिए, कोई भी देशों के नाम बोल दिए, राष्ट्रपतियों के नाम बोल दिए, फ्रूट्स के नाम बोल दिए, खेलों के नाम बोल दिए, सब्जेक्ट्स के नाम बोल दिए, मॉडल्स के नाम बोल दिए, उपग्रह के नाम बोल दिए, जो भी मन में आया वो बोल दिया साहब। अब आपने सुने वो 50 नाम सुने ना, उसके बाद फिर मैं बोलता हूं ओके अब आप मेरे को सुनाओ, तो आप वापस सुनाते हैं याद कर करके, ठीक है ना। तो आप कितना सुना सकते हैं, ये मेमोरी टेस्ट है, और ये भी बुद्धि का परीक्षण उन्होंने शामिल कर लिया। तात्कालिक स्मृति यानी तुरंत आपको कितना याद रहता है, या आप लिख के भी बता सकते हो। मैं जब कॉलेज में था तो हम ऐसे लिख के बताया करते थे, मेरे को याद है। लेकिन यहां पे चूंकि अशाब्दिक है, इसलिए लिखने वाली बात नहीं, सुन के ही बताना है, खाली बोल के बताना है। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको याद आनी चाहिए, कैटेगरी क्लस्टर, बेस फील्ड का वर्ग गुच्छन याद आ रहा है स्मृति में। यानी बेस फील्ड ने बोला है कि इस तरह से अगर आपको कोई टेस्ट ले तो आपको क्या करना चाहिए पता है, आपको ये करना चाहिए कि साहब उसने जो 100 शब्द बोल दिए, 50 शब्द बोल दिए, वो क्या आपने सुन लिए या दिखा दिए, एक बार पढ़वा दिए तो आपने देख लिए। अब आप वापस उनको कैसे लिखोगे, कैसे बताओगे, तो ऐसे बताओगे तो हो सकता है आप मिस कर जाएं। आप कैटेगरी बना लो कि उन्होंने जो शब्द बोले हैं ना उसमें राजधानियों के नाम कितने थे, ओके याद आ जाएगा, हाँ तेहरान भी बोला था यार, इम्फाल भी बोला था, फ्रूट्स के नाम ओके लीची भी बोला था, राजनेताओं के नाम, स्पोर्ट्स पर्संस के नाम, राष्ट्रपतियों के नाम, जेलेंस्की भी बोला था। तो इस तरह से हम अलग अलग कैटेगरी बनाएंगे, कैटेगरी बना के चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से रिकॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिकॉल। तो ये था। अब खास बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि भाटिया बुद्धि परीक्षण एक तो बेटरी क्यों कहलाता है, 5 उप परीक्षण है, कुछ के हैं, कुछ खुद के हैं, कुछ औरों के हैं, पैराप्रैक्सिस होता है, स्प्लिट ऑफ टंग होता है, ओके। तो बैटरी तो इसलिए है। दूसरी बात, ये जो बुद्धि परीक्षण है ये सारे के सारे व्यक्तिगत हैं। क्या है, व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत हो गया, एक तो हुआ ना। दूसरी बात आपने देखा होगा कि इनमें सब में ब्लॉक डिजाइन करो या पास अलोंग करो या फिर स्टार बनाओ या आकृतियां बनाओ या फिर चित्रों को जोड़ दो या फिर आपने बोला फिर हमसे वापस हमने बोला, है ना। तो इसमें ये भाषा का यूज नहीं होता, इसलिए अशाब्दिक भी है। ध्यान रखना, व्यक्तिगत है, अशाब्दिक है, और बहुत खास बात इसमें समय था, इसलिए गति भी है। तो भाटिया बुद्धि परीक्षण याद रखेंगे,
व्यक्तिगत अशाब्दिक और गति बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? व्यक्तिगत अशाब्दिक गति बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। व्यक्तिगत भी है, अशाब्दिक भी है और गति भी है। गति क्यों है? क्योंकि समय दे दिया। अब देखिए सिंपल, आर्मी बीटा टेस्ट सामूहिक है और अशाब्दिक है ना। एस जलोटा मानसिक योग्यता परीक्षण के नाम से आप याद रखेंगे, मैं आपको बता चुका हूं। एस जलोटा शाब्दिक है। क्या है? शाब्दिक है। इसमें भी गति है, इनमें भी गति है, जोशी वाले में भी। भाटिया बैटरी परीक्षण क्या है? व्यक्तिगत है, सामूहिक नहीं है। याद रखना, व्यक्तिगत है, सामूहिक नहीं है। व्यक्तिगत है, सामूहिक नहीं है। शाब्दिक है कि अशाब्दिक? अशाब्दिक है। और खास बात, गति बुद्धि परीक्षण है। तो तीनों बातें याद रखेंगे भाटिया वाला। हालांकि इसका उत्तर भाटिया नहीं है, क्योंकि इसमें सामूहिक बोल दिया। हालांकि अशाब्दिक तो भाटिया है, लेकिन भाटिया सामूहिक नहीं है बल्कि व्यक्तिगत है। और आर्मी बीटा टेस्ट है सामूहिक भी और अशाब्दिक भी। ओके, नेक्स्ट। गार्डनर ने, अब ये सवाल आ गया ना, फर्स्ट ग्रेड में है, क्या कर रहे हैं? गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? अब देखिए आप, ओके, इसमें 8, राइट। गार्डनर ने बुद्धि, अब करना क्या है हमको? मूलतः 1983 में उन्होंने बताए थे 7 प्रकार। मूलतः वाला प्रश्न भी आ चुका है, मूलतः दे दें 7। उसके बाद 8वां प्राकृतिक बुद्धि जोड़ दिया और फिर 9वां भी है। तो ये डाउटफुल प्रश्न है। हालांकि यहां हम 8 के साथ जाएं तो हमको कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि हम एनसीईआरटी का प्रूफ लगा सकते हैं और हमारी हिंदी ग्रंथ अकादमी का प्रूफ भी लगा सकते हैं। इसलिए इसमें हम 8 के साथ जाएंगे। ओके, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न भी आए जहां पे 8 ऑप्शन ही नहीं आया, तो फिर हम 9 के साथ जाएंगे, ये ध्यान रखना। 21वां प्रश्न है, मतलब आज का 11वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। दूसरा ऑप्शन, यह सामंजस्य या अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है। तीसरा ऑप्शन, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। या चौथा ऑप्शन, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। बोलिए, तो ध्यान दें, हमने बोला था वंशक्रम महत्वपूर्ण है, बुद्धि अंतर्निहित तो जन्मजात है, लेकिन वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए जहां भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है वो अपरिवर्तनशील नहीं हो सकता, स्थायी भी नहीं हो सकता। व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, सही बात है, अनुकूलन स्थापित करती है, सही बात है। व्यवहार में भी बुद्धि है, पता है ना, व्यवहार में बुद्धि है। संवेगात्मक बुद्धि की भी बात करूंगा मैं आपसे। इसलिए तीनों बातें सही है। एक बात जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर 4 डी, बुद्धि स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। ऐसा नहीं बोलेंगे, बल्कि बुद्धि भी परिवर्तनशील है। ओके, ये आ गया, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है 2 जगह। गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? अब 9, 5, 6, 7, तो हम क्या करेंगे? 9 के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? 9, और 9वां प्रकार है अस्तित्ववादी बुद्धि। कौन सी बुद्धि? अस्तित्ववादी बुद्धि, जिसमें अस्तित्व की बात की जाती है, जिसमें एग्जिस्टेंस की बात की जाती है। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे इसको। और इसका एग्जाम्पल हार्वर्ड गार्डनर देते हैं, दार्शनिक जो द बिग क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे बड़े सवाल की बात करते हैं। तो याद रखना बच्चों, 8 वाली बात गलत नहीं है, 9 वाली बात भी गलत नहीं है। अगर ऐसे ऑप्शंस आ गए तो 9 के साथ चले जाएंगे हम, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यह वापस रिपीट हुआ है, इसलिए मैं आगे चलता हूं। अगला प्रश्न रिपीट हुआ है ना, देख लो। रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाए। अब फिर वही बात, ध्यान से, बालकों की बुद्धि का मापन, बालकों की बुद्धि का मापन कैसे करते हैं? प्राय अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों द्वारा, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। तो पहली बात तो बालकों का कर रहे हैं, इसका मतलब छोटे बच्चे हैं। तो छोटे बच्चों में ध्यान रखना, वाचिक शाब्दिक नहीं होगा। ओके, अब बचता है व्यक्तिगत और सामूहिक। तो हमेशा ध्यान रखना, छोटे बच्चे सामूहिक और बड़े लोग व्यक्तिगत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों द्वारा। महत्वपूर्ण बात है, सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, रिपीट हुए हैं, इसलिए ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत कमाल कर सकते हैं। बस चैनल को जिन लोगों ने देख रहे हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और अभी स्टॉप करके कम से कम 10, 20, 50 दोस्तों को शेयर तो करो यार।
ऐप साइकोलॉजी डाउनलोड कर ही लिया होगा आपने, नहीं किया तो उसको भी करो। हम आपके लिए ऐसे प्रश्न लेके आए। ओके नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? दुरुपयोग का संकेत देता है, अच्छा प्रश्न है। पहला है उन्नति के लिए मापन में सहायक। दूसरा है बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छुपाते हैं। तीसरा बालकों को वर्गीकृत करने में। चौथा अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। तो देखो दुरुपयोग कौन सा हो सकता है। अब यहां पे देखो हर जगह आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है। कई बार हम कहते हैं कि साहब वर्गीकृत करना खराब होता है, बिल्कुल खराब होता है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है यह भी तो ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहां बालकों को वर्गीकृत आईक्यू के आधार पर किया जा सकता है, अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है, बालकों की उन्नति के लिए हो सकता है, लेकिन यह नहीं होना है लेबल बालकों पर लगाकर अपनी अकुशलता को छुपाते हैं, तो यह काम हो सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बी। 26 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? तो MA बटा C है। 12 वर्षीय विद्यार्थी, देखो शब्दों में फंस जाते हैं हम। 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन है, इसका मतलब सोहन की 12 वर्ष क्या है? मानसिक आयु की वास्तविक आयु? वास्तविक आयु है। तो सूत्र आपको पता है, IQ इक्वल्स टू MA बटा CA गुणा 100, यही तो है ना। 9 12 8 10, और इसमें फिर 75 बुद्धि लब्धि दे दी, तो 75 बुद्धि लब्धि IQ के स्थान पे लिख सकते हैं। MA पूछी है ना, तो वही वाली बात है, X बटा CA दे रखी है 12 गुणा 100, तो X बटा 12 गुणा 100, ठीक है। आराम से कर सकते हैं इसको आप, या तो ऊपर वालों को गुणा कर लो फिर बटा 1 करके वैसे कर सकते हैं, या काटो तो काट थोड़ा छोटा कर लो। 1200 1200 1200 1200 1200 कितना जा सकता है? 4। 100 में 4 का देंगे 25 आ जाएगा, 12 में 4 का देंगे 3 आ जाएगा। आ गया। अब देखो क्या आया, 75 बराबर ऊपर को गुणा करो 25x, 75 बराबर क्या आया? 25x बटा 3 आया ना, तो इसको बटा 1 कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इसको इससे गुणा कर लें, इसको इससे गुणा कर लें, तो 25 को 1 से गुणा करेंगे 25x को, तो 25x आ गया, इक्वल्स टू 75 को 3 से करें तो 5 3 15, 1 7 21 22, 225, ये क्या है? ओके, 25x बराबर 225, तो x बराबर 225 बटा 25, ये गणित का सवाल बना दिया इन्होंने, ठीक है ना। अब 25 250 होता है 10 9, तो 9 जवाब आ गया, है ना, 9। तो 12 वर्षीय मोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, तो उसकी मानसिक आयु क्या हो जाएगी? 9 वर्ष हो जाएगी। आप इसको अप्लाई भी कर सकते हो उस पे, MA बटा CA, तो MA कितनी? 9, CA कितनी? 12 गुणा 100, तो 3 बटा 4 गुणा 100, ठीक है ना। 25 75, तो IQ 75 आएगी, इसका मतलब 9 आपका राइट आंसर है। ये सवाल मैं इसलिए ले रहा हूं कि सब परीक्षा में आए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। क्लियर सबको? ओके बच्चों, नेक्स्ट। केटल तथा हॉर्न GFGC के अनुसार ठोस बुद्धि का विकास, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं, फ्लूइड GF और क्रिस्टल GC। GFGC याद रखना, फ्लूइड क्रिस्टल याद रखना, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि याद रखना। तरल बुद्धि जन्मजात है, क्या है? जन्मजात, और ठोस बुद्धि अर्जित है। तरल बुद्धि का विकास किशोरावस्था के अंत तक ही होता है और इसका जीवन भर होता है। याद रखना, तरल बुद्धि का विकास लंबवत होता है और इसका क्षितिजीय होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है। और खास बात, तरल बुद्धि में कल्पना, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान जैसी, प्रत्यक्षीकरण जैसी मानसिक क्षमताएं होती हैं, और इसमें अनुभव होते हैं, कौशल होते हैं, ज्ञान सूचना जो भी बड़े होते हैं ना, हम सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो है। तो ठोस बुद्धि, आप बताएंगे ठोस कौन सी है, जन्मजात वाली या अर्जित? जवाब है अर्जित। तो ठोस बुद्धि का विकास किस अवस्था में अधिकतम होता है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था। तो इसका सही जवाब होगा ठोस बुद्धि है तो प्रौढ़ावस्था। जितने बड़े हो जाएंगे ना उतनी ठोस बुद्धि ज्यादा होगी। अगर यहां तरल बुद्धि होती तो आंसर आता किशोरावस्था। आज समझ में आ गई? ओके, केटल ने बहुत प्यारा सा सिद्धांत दिया।
एक विचार अथवा अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई, मौलिक तथा उपयोगी है, क्या कहलाती है? सृजनात्मकता, या फिर उपलब्धि, या फिर बुद्धि, या फिर व्यक्तित्व? एक विचार अथवा अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई, मौलिक तथा उपयोगी है, क्या कहलाती है? सृजनात्मकता, उपलब्धि, बुद्धि, व्यक्तित्व। तो देखो, ध्यान रखना, मौलिक शब्द जहां भी आए वहां पे सृजनात्मकता आ जाएगी। विचार और कॉन्सेप्ट जिसका निर्माण नई, देखो दोनों दे दिए, नई भी मौलिक भी, तो क्या है वो? सृजनात्मकता है वो। क्या है वो? सृजनात्मकता इसका आंसर है। 29, एक बालक बुद्धि में औसत, देखो शब्दों से खेलना है बस परीक्षा में, कॉन्सेप्ट को समझना है बस परीक्षा में, बार बार पढ़ो, बार बार रटो, मैं इसके खिलाफ हूं। एक बालक बुद्धि में, हां, आपका अगर लेवल वो है कि आपको पता ही नहीं लग रहा क्या चल रहा है, तो उसको 1000 बार पढ़ लो, फिर तो रट लो, फिर तो मैं क्या बोलूं। एक बालक बुद्धि में औसत, ओके, उपलब्धि अभिप्रेरणा में उच्च, इसमें ज्यादा, सृजनात्मकता में कम, और सामाजिक विकास में औसत है। तो यह किसका उदाहरण है? अंतःवैयक्तिक भिन्नता, अंतःवैयक्तिक भिन्नता, मापनीय व्यक्तिक भिन्नता, अवलोकनीय वैयक्तिक भिन्नता। तो देखो ये सवाल पूछा गया परीक्षाओं में, ठीक है ना। एक्चुअली यहां पे ये है अंतर्वैयक्तिक। तो मैं आपको फिर बताता हूं मैं हर बार, दो चीजें याद रखना, पहला है इंटर और दूसरा है इंट्रा। इंग्लिश में इंट्रा को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अंतः, और इंटर को हिंदी में बोलते हैं अंतर, बोलते हैं ना। तो वही वाली बात है कि साहब अंतर, अंतर। तो देखो इंग्लिश में इंटर, हिंदी में अंतर, उर्दू में इतर, एक ही है, यानी दूसरा, 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 बाहर, और अंत है मतलब अंदर। गार्डनर ने भी 2 फ्रेम बताया ना, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल। तो एक बच्चा है, कुछ जरूरी थोड़ी है वो हर चीज में, आपको पता है ना, बुद्धि, लब्धि और सृजनात्मकता में भी कोरिलेशन तो जरूर है, लेकिन एक लेवल के बाद बुद्धि और सृजनात्मकता, आईक्यू और सृजनात्मकता अलग अलग हो जाती है ना, ध्यान रखना। वैसे भी आपको पता है, सृजनात्मक, प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक बालक नहीं होता, ऐसा टर्मन ने बोला है, याद है ना। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि सृजनात्मकता में अमूर्त चिंतन जरूरी है, इसलिए मंद बुद्धि बालक सृजनात्मक बालक नहीं हो सकता। लेकिन खास बात क्या है कि बालक बुद्धि में तो औसत है, लेकिन उपलब्धि प्रेरणा में हाई है, उच्च है, सृजनात्मकता में कम है, सामाजिकता में औसत है। इसका मतलब कोई जरूरी तो नहीं कि एक बालक में सारी चीजें बेस्ट हो, ठीक है ना, कोई कम है कोई ज्यादा है, इसका मतलब उसके अंदर की बातें हैं ये सब। तो इसका जवाब आएगा अंतःवैयक्तिक भिन्नता। ये अंतःवैयक्तिक भिन्नता है, अंतर्वैयक्तिक भिन्नता नहीं है। अंतर्वैयक्तिक भिन्नता तब होती है जब एक बालक बुद्धि में औसत, दूसरा बुद्धि में उच्च, तीसरा बुद्धि में निम्न है, ऐसी कोई बात आती तो 2 या 3 बालकों की तुलना करें, दूसरों के साथ तुलना करें तो अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा, लेकिन खुद के साथ अंदर की चीजों में आपस में रिलेशन की बात हो रही है तो अंतर्वैयक्तिक भिन्नता है। 30th, टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? लचीलापन, मौलिकता, धारा प्रवाहिता, तार्किकता। तार्किकता तो बोलिए, वैसे मैं आपको बता दूं, बाकर मेहंदी बुद्धि परीक्षण, बाकर मेहंदी और टॉरेंस और गिलफोर्ड, इन तीनों ने बेहतरीन काम किया सृजनात्मकता परीक्षण पर, माफ करें बुद्धि परीक्षण बोला मैंने, सृजनात्मकता परीक्षण में बेहतर काम किया है, ठीक है ना। बाकर मेहंदी का भी मैंने सवाल लिया है जो निश्चित रूप से परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, अगली वीडियो में इसको मैं आपको बताऊंगा, आज ये लास्ट प्रश्न है। अभी गिलफोर्ड का नाम आए, टॉरेंस का आए, बाकर मेहंदी का आए, कोई और भी नाम आ जाए तो चिंता नहीं करनी है, आपको वो 4 चीज याद रखनी है। कौन कौन सी? फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी और एक्सप्लोरेशन या इलेबोरेशन, ये 4 बातें याद रखनी है। वो 4 चरण भी याद रखने हैं सृजनात्मकता के, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन, लेकिन ये 4 बातें याद रखनी है जनरली। तो टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण में लचीलापन बिल्कुल है, फ्लेक्सिबिलिटी, मौलिकता बिल्कुल है, ओरिजिनलिटी, धारा प्रवाहिता बिल्कुल है, फ्लुएंसी, तार्किकता नहीं है साहब, तार्किकता नहीं है, लिहाजा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई? तो आज के लिए बच्चों इतना ही, सबको शेयर करें, जितना आप शेयर करेंगे उतना हम आपके लिए और बेहतरीन चीजें लेके आएंगे।
तो अब कल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। साइकोलॉजी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, साइकोलॉजी अशोक परीख चैनल पे जरूर आएं, और हम आगे कुछ आपके लिए बेहतरीन प्रोग्राम भी लेके आएंगे, तो उनकी भी हम बात करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।